नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स बियॉन्ड इमेजिनेशन में। मैं प्रवीण कुमार चौधरी, सीनियर लेक्चरर फिजिक्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम के अनुप्रयोगों के बारे में, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस के बारे में कि गॉस थ्योरम का यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है। गॉस थ्योरम की सहायता से हम किसी भी चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी को किसी भी पॉइंट पर बड़े आसानी से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, कुछ इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको ध्यान में रखना होगा, तभी हम उसको आसानी से निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो कुछ इसकी शर्तें हैं, 2-3। सबसे पहला जो इसकी पॉइंट है, इसकी कंडीशन है, वो ये है कि पूरी सरफेस के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होना चाहिए, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान रूप से होना चाहिए, तभी वहाँ पर गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होगी। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है तो वहाँ पर गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी और हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। इसकी सेकंड कंडीशन है द सरफेस मस्ट बी द गॉसियन सरफेस। जो हमारे पास में सरफेस है वो गॉसियन सरफेस होनी चाहिए, 3D सरफेस होनी चाहिए। इससे पहले के वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ, डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ कि गॉस थ्योरम सिर्फ जो है 3D शेप के ऊपर एप्लीकेबल होता है, 2 डायमेंशन शेप के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जो हमारे पास में सरफेस है वो होनी चाहिए 3 डायमेंशनल और साथ ही गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के बारे में भी पूरा डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो सेकंड है कि सरफेस हमारे पास में होनी चाहिए गॉसियन 3D सरफेस। इसकी थर्ड कंडीशन है कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल हो या तो परपेंडिकुलर हो, इसके अलावा कोई और डिग्री वहाँ पर ना हो। अगर पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, यानी हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 है या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो वहाँ पर गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होगी। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी और हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इस कंडीशन को थोड़ा समझने के लिए यहाँ पर एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास में एक 3D गॉसियन स्फीयर शेप है। यहाँ पर एक पॉइंट O है जहाँ पर +Q चार्ज रखा हुआ है और आप देख रहे हैं कि अगर ये +Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड बाहर की तरफ होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरी सरफेस को काटती हुई ये बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पर कंडीशन ये कहती है कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या तो 90 डिग्री से निकले या तो इसके पैरेलल निकले, इसके अलावा कोई दूसरा एंगल नहीं होना चाहिए। या तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो या थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, इसके अलावा कोई दूसरा या तीसरा एंगल है तो वहाँ पर गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी और हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को गॉस थ्योरम की सहायता से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर 3 टर्म्स एंड कंडीशंस हैं गॉस थ्योरम की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अगर ये तीनों फुलफिल होती हैं तभी गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होगी, तभी इंटेंसिटी वहाँ पर गॉस थ्योरम की मदद से निकल पाएगी, अन्यथा गॉस थ्योरम से उसकी इंटेंसिटी नहीं निकल पाएगी। चलिए अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। गॉस थ्योरम की मदद से किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना, उसको पता करना, उसको कैलकुलेट करना। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमें एक पॉइंट O जो है वो कंसीडर करना होगा और इस पॉइंट O पर एक +Q चार्ज हम यहाँ पर रख देते हैं। यही पॉइंट चार्ज है, इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है। तो हमने जो एक पॉइंट है P यहाँ पे ले लिया, इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया, वो है P। इस पॉइंट P पर इस +Q चार्ज के कारण जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि इस पॉइंट O को सेंटर मानते हुए पॉइंट P से गुजरने वाला एक स्फीयर ड्रॉ करना होगा। जो स्फीयर ड्रॉ किया हुआ है वो पॉइंट P से होकर के गुजर रहा है और उसका सेंटर जो है वो है O। तो जाहिर सी बात है कि स्फीयर की रेडियस होगी स्मॉल r। और ये हम लोग जानते हैं कि हमारे पास में चार्ज है +Q। इस +Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ।
इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस स्फीयर को यहाँ से काटती हुई बाहर चली जाएगी। अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर से अंदर की तरफ होता। प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर से बाहर की तरफ है और ये स्फीयर को काटती हुई बाहर चली जा रही है। और इस पूरे स्फीयर का हमने मान लिया कि इसका एरिया जो स्फीयर का है वो है कैपिटल ए। तो इस पूरे स्फीयर पे हमने छोटा सा एक एरिया कंसीडर कर लिया। ये छोटा सा एरिया है वो है डी ए। इस बड़े से स्फीयर पे एक छोटा सा एरिया डी ए और ये कंसीडर कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस छोटे से एरिया डी ए को काटती हुई बाहर जा रही है। और आप ये भी देख रहे हैं कि छोटा सा एरिया डी ए है, इसका डायरेक्शन भी जो है वो परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। इसका मतलब डी ए भी जो है वो बाहर की तरफ है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर डी ए दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा θ=0। चलिए अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इस छोटे से एलिमेंट से, छोटे से सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो पूरा जो हमारे पास में स्फीयर है वो है ए, तो छोटा सा जो है वो हो गया डी ए। पूरे एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो होता है फाई। तो इस छोटे से डी ए से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा डी फाई। तो हम यहाँ पे देखते हैं डी फाई इक्वल टू जो कि होता है ई डी ए बाय द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमें करना क्या है, इस पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो हमको इस इक्वेशन को जो है इंटीग्रेट करना होगा। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई एंड डी ए। ये तो आपको पता ही होगा। अब हम लोग करना क्या है कि इस ई डी ए को एक्सपेंड करना है। तो फाई इक्वल टू मिल जाएगा आपको क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा is the angle between the electric field E and the area vector dA, जो कि आप देख रहे हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर जो एंगल है θ=0 है। तो ये θ=0 हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा फाई इक्वल टू, यानी जो फ्लक्स होगा वो मिल जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है, इसलिए आपको मिल जाएगा यहाँ पर फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। अब जैसा कि आपको बताया था कि इस पूरे स्फीयर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, जो कि इसकी पहली कंडीशन थी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो इस पूरे स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फैलाव जो है वो भी बराबर होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो कॉन्टीन्यूस है, इक्वल है, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर ये निकल के आएगी। तो हमको मिलेगा फाइनली फाई इक्वल टू ई एंड क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, तो छोटा से एरिया का इंटीग्रेशन तो हम पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमको पूरा एरिया मिल जाएगा, यानी ये हो जाएगा फाई इक्वल टू ई एंड ए। छोटे से एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको पूरा एरिया मिल जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू होता है ए, और ए क्या यहाँ पर है वो है एरिया ऑफ द स्फीयर, इस पूरे स्फीयर का एरिया, और जो कि आप जानते हैं वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फाई इक्वल टू ई एंड 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि पूरे स्फीयर का एरिया है। और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग कंसीडर कर देंगे 1। और जैसा कि आप जानते हैं कि गॉस थ्योरम होती है, गॉस थ्योरम वो होती है फाई इक्वल टू 1/ε0 क्यू। इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरा एक वीडियो सेशन हो चुका है और पूरा इस पर डिस्कस किया जा चुका है। तो वो होती है फाई इक्वल टू 1/ε0 क्यू, यानी कि इस पूरे स्फीयर से अगर अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो पूरे स्फीयर से बाहर आने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा 1/ε0 क्यू। यानी हम कह सकते हैं कि अंदर रखे हुए चार्ज का 1/ε0 टाइम्स चार्ज जो है वो फ्लक्स जो है वो बाहर आएगा। तो गॉस थ्योरम होती है फाई इक्वल टू 1/ε0 क्यू। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर कर लेते हैं।
तो फाई इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/ε0 Q इक्वल टू E एंड ब्रैकेट में 4πr²। यहाँ से हम लोग यहाँ पर से E की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 एंड Q/r², जो कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग थर्ड मान लेते हैं और यही हमारा रिजल्ट है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम लोगों ने कितनी आसानी से गॉस थ्योरम का यूज़ करके जो है हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। अब थोड़ा सा अगर आप कंप्यूटेशंस के बारे में सोचते हैं, थोड़ा सा इसका एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं और इसकी हम निकाल लेते हैं वेक्टर फॉर्म। किसी भी इक्वेशंस की वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए भी मैं इससे पहले वीडियो सेशन कर चुका हूं कि किस तरीके से किसी इक्वेशंस का वेक्टर फॉर्म निकाला जाता है। उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी चलिए इसको देखते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। इसकी वेक्टर फॉर्म निकालनी है, तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हमें। E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² एंड r कैप, जहाँ पर r कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है एंड r कैप हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है वेक्टर r अपॉन वेक्टर r का मॉड, और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है वेक्टर r अपॉन r। ये r कैप की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² एंड वेक्टर r अपॉन r। तो ये r²r ये बन जाएंगे r³ एंड फाइनली जो आपको मिलेगा वो मिलेगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r³ एंड वेक्टर r। तो ये इसी इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर थर्ड की ये वेक्टर फॉर्म आ गई। इस तरीके से हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम की सहायता से किसी पॉइंट चार्ज के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब चलते हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस के सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ हमको गॉस थ्योरम की मदद से एक अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो यहाँ पर आप जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि ये हमारे पास में एक वायर है और ये वायर जो है वो चार्ज्ड है, आवेशित है, और हमने ये भी मान लिया है कि इस वायर के अंदर जो है वो +Q चार्ज जो है वो बह रहा है और इसकी लंबाई जो है वो इनफाइनाइट है, अनंत है, बहुत लंबा वायर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गॉस एप्लीकेशंस, जो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस, उनका पहला रूल यही है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होने के कारण इस पूरे अनंत लंबाई के तार के अंदर जो चार्ज है वो हर जगह पर बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, जिसके कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फैलाव जो है वो सब जगह पर बराबर है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द वायर वो सेम होगी, बराबर होगी, हर जगह पर बराबर होगी। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा उस वायर की जो रेडियस है उसके अलॉन्ग होगा, उसके अनुदिश होगा। तो हमारे पास जो वायर है उसकी रेडियस इस तरीके से है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो रेडियस के अलॉन्ग होगा। यानी हर जगह पर उसका जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वो बाहर की तरफ, रेडियस की तरफ होगा। जो वायर की रेडियस है, यानी कि ए का डायरेक्शन ऊपर, ए डायरेक्शन का ऊपर, ए का डायरेक्शन नीचे, ए का डायरेक्शन नीचे, ऐसे नहीं होगा, उसके रेडियस के अकॉर्डिंग होगा, उसके रेडियस के अलॉन्ग होगा। और हमको यहाँ पर करना क्या है कि इसी जो है चार्ज वायर के कारण जो है हमको जो है यहाँ से पॉइंट P पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम। तो हम इसे कैसे करेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास में एक वायर है, इसकी लेंथ जो है इनफाइनाइट है, बहुत लंबा वायर है, अनंत लंबाई का तार है। और इस तरह के तार, जो इस तरह के जो वायर होते हैं वो 2 डायमेंशन होते हैं। और आप जानते हैं कि गॉस थ्योरम का सेकंड रूल यही कहता है कि गॉस थ्योरम वहीं पर एप्लीकेबल होगी जहाँ पर शेप 3D होगी, गॉसियन होगी, गॉसियन एज वेल एज 3D।
और जबकि हमारे पास में वायर जो है वो 2 डायमेंशन है, द्विविमीय है। तो हमको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को यहाँ पर पता करने के लिए एक काल्पनिक बेलन यानी कि इमेजिनरी सिलेंडर की कल्पना करनी होगी। इस वायर के चारों तरफ एक हमको जो है सिलेंड्रिकल शेप की कल्पना करनी होगी, यानी हम कह सकते हैं कि हमको इसके आसपास एक जो है 3D आकृति की कल्पना करनी होगी, एक सिलेंडर की कल्पना करनी होगी। तो हम यहाँ पर इसकी एक क्या करते हैं कि पॉइंट P को सरफेस पर मानते हुए एक यहाँ पर हम एक सिलेंडर जो है सिलेंड्रिकल शेप जो है हम वहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि मैंने बताया आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो तार की रेडियस से अपवर्ड की तरफ गया हुआ है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस को बाहर काटती हुई निकल जाएगी इस तरीके से, यानी सिलेंड्रिकल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड काटती हुई सीधे बाहर की तरफ जा रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिलेंडर के इस पॉइंट के ऊपर जो आपका जो इसका जो एरिया वेक्टर DA है वो भी ऊपर की तरफ है, यानी इस पॉइंट पर सिलेंडर की सरफेस के इस पॉइंट पर DA का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम है। और सिलेंडर की इस सरफेस पर हर जगह पर इस सरफेस पर हर जगह पर इसका डायरेक्शन E का और DA का जो है वो बराबर होगा, और यही नीचे भी होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी। इसका जो एरिया वेक्टर DA और इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों बराबर होंगे, इस तरफ होंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। यानी कि जो सिलेंडर की ये सरफेस है और सिलेंडर की जो ये सरफेस है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर DA का डायरेक्शन सेम होगा, उनके बीच में एंगल जो होगा वो 0 होगा। जबकि इसके अपोजिट जो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया X और क्रॉस सेक्शनल एरिया Y, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायरेक्शन DA यानी एरिया वेक्टर DA जो है वो इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है कि उसकी जो है रेडियस के अकॉर्डिंग है, तो ये ऊपर की तरफ है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर DA और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। यहाँ पर भी आप देखें Y क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी जो है DA और E के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर E और DA के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है, जबकि सिलेंडर की इस सरफेस और इस सरफेस पर E और DA के भी E एंड DA के बीच का जो एंगल है वो है 0 डिग्री। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमको यहाँ पर पॉइंट P पर जो है इस चार्ज वायर के कारण, इन्फिनिट लेंथ के चार्ज वायर के कारण जो इंटेंसिटी है पता करनी है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। चलिए अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया X एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया Y से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया X एंड Y, इन दोनों एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, वो होगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E एंड DA। ये तो आपको पता ही है, और इसको एक्सपेंड कर देंगे तो क्लोज इंटीग्रेशन E DA एंड कॉस थीटा। और आप देख रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया X और क्रॉस सेक्शनल एरिया Y के ऊपर E एंड DA के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ से आपको 90 डिग्री, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कॉस थीटा यानी कॉस 90 यानी फाई इक्वल टू आपको मिल जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन E DA कॉस 90 डिग्री, और ये वैल्यू होती है 0, यानी यहाँ मिल जाएगा फाई इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट मान लें। तो आप देख रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल एरिया X और क्रॉस सेक्शनल एरिया Y से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू है 0। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस सिलेंडर के इस सरफेस और इस सरफेस से कितना फ्लक्स होकर के गुजरेगा, कितना फ्लक्स होकर के यहाँ से बाहर निकलेगा। इसको बोलते हैं सिलेंडर की कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से कितना बाहर निकलेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर DA और E इन दोनों का डायरेक्शन बाहर सेम है, E एंड DA, यानी कि सिलेंडर के इस सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर, इस सरफेस के किसी पॉइंट पर हर जगह पर E और DA के बीच का जो डायरेक्शन जो है वो सेम है, यानी उनके बीच का एंगल 0 है। तो हम लोग ये काम करते हैं कि इसी पॉइंट को लेकर चलते हैं। जैसे इस पॉइंट पर कितना फ्लक्स बाहर निकल के आएगा, तो सिलेंडर की कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो आप देख लें यहाँ पर कर्व सरफेस की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस पर बाहर आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E DA एंड इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये मिल गया आपको E DA कॉस थीटा।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन द ई एंड डी ए, और जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्शन सेम है, इसलिए इनके बीच का एंगल होगा 0। देन थीटा इजकल टू यहाँ मिलेगा आपको 0 डिग्री। जैसे ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो cos 0 इजकल टू 1, देन आपको फाई इजकल टू मिल जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए cos 0 एंड cos 0 1, तो यहाँ हम कह सकते हैं फाई इजकल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई एंड डी ए। और जैसा कि आप जानते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल था, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वायर में हर जगह पर एवरी पॉइंट पर इक्वल होगी, बराबर होगी, इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाई इजकल टू ई एंड इंटीग्रेशन डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इसकी वैल्यू होती है ए, देन आपको मिल जाएगा फाई इजकल टू ई ए, वेयर ए क्या है, यहाँ पर ए जो है इस पूरे सिलेंडर का एरिया है, यानी कि सिलेंड्रिकल एरिया है, एरिया ऑफ सिलेंडर है, और जिसकी वैल्यू होती है 2πrl। सिलेंडर की जो एरिया होता है वो होता है 2πrl। तो आपको यहाँ मिल जाएगा फाई इजकल टू ई, और ए है यहाँ पर 2πrl। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू आ गई एल। एल यहाँ पर क्या है, एल यहाँ पर जो हमारे पास में वायर है उसकी लेंथ है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जो हमारे पास में वायर है, जो डेरिवेशन जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था उसमें कहा गया है कि वायर है जिसकी लेंथ जो है वो इन्फाइनाइट है, अनंत लंबाई का तार है, और यहाँ पर हम लंबाई लेके चल रहे हैं एल। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने इस अनंत लंबाई यानी इन्फाइनाइट लेंथ के वायर पर जो हमने जो है एक सिलेंडर जो इमेजिन किया है, इस इमेजनरी सिलेंडर के अंदर जितना वायर जा रहा है, जितना इसके अंदर वायर है उसकी लेंथ जो है स्मॉल एल, यानी जो सिलेंडर हमने इमेजिन किया है उस सिलेंडर के अंदर जितना वायर है उसकी लेंथ है स्मॉल एल। इस तरीके से जो है हमारे पास में फाई इजकल टू आता है ई 2πrl। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लें, और हम जानते हैं गॉस थ्योरम क्या कहती है। गॉस थ्योरम बोलती है कि अगर अंदर चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है तो बाहर आने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, अंदर रखे चार्ज का 1/ε0 टाइम्स, यानी कि फाई इजकल टू मिलेगा आपको 1/ε0 एंड क्यू। इसको क्वेश्चन नंबर 3 हम मान लें, और कंपेयरिंग क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, इन दोनों इक्वेशंस की तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमको ई 2πrl इजकल टू 1/ε0 एंड क्यू। देन हमको यहाँ से ई मिल जाएगा, ई इजकल टू 1/2πε0 q/rl। इस इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर हमको एक रिलेशन यूज़ करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जो हमने जो इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पर जो इमेजिन किया है उस सिलेंडर के अंदर जो तार है उसकी लंबाई है एल, उसकी लेंथ है स्मॉल एल, और इस स्मॉल लेंथ वायर के अंदर कितना चार्ज होगा, कितना आवेश होगा, वो होता है Q इजकल टू लैम्डा एल। और वेयर जो लैम्डा यहाँ पर जो है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा जो है यहाँ पर है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा जो है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी यहाँ इस इक्वेशन से हम ये देख रहे हैं कि जो सिलेंडर के अंदर जो वायर है एल, उसके अंदर जो है वो कितना चार्ज है, वो चार्ज है Q इजकल टू लैम्डा है, और वेयर लैम्डा जो है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये Q की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे तो हमको इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी E इजकल टू 1/2πε0 एंड Q/rl, और Q की जगह हमें पुट करना है लैम्डा एल एंड अपॉन आर एल। यहाँ पर आर यहाँ से एल सेल कैंसिल हो गया, तो आपको मिला यहाँ पर E इजकल टू 1/2πε0 लैम्डा अपॉन आर। दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ, यही जो है हमारे पास में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू द चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ,
यही विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम। जैसा कि आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम हम लोगों ने कितनी आसानी से गॉस थ्योरम का उपयोग करते हुए अलग अलग चार्ज के कारण प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को अलग अलग पॉइंटों पर बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लिया, बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लिया। अभी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस और भी बचे हुए हैं, उनको भी कवर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इनके और एप्लीकेशंस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो कि होगा, क्योंकि ये इसका फर्स्ट पार्ट था गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस का, सेकंड पार्ट में मैं आपके सामने फिर आपसे मुलाकात करूँगा। थैंक यू।